पाकिस्तानी हकीमों ने गधे के जिस्म से मर्दों के लिए ऐसी कौन सी दवाई तैयार की है जिसकी कीमत लाखों में है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तरक्की हो गई है। नई नई किस्म की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों के लिए दवा तैयार कर ली गई है जो पहले लाइलाज करार दी जा चुकी थी। इस हिसाब से आज इंसान बहुत फायदे में है। मेरी शादी हुई तो शादी की रात शोहर कमरे में ना आए। मैं बड़ी परेशान हो गई कि पता नहीं मेरा शोहर कहाँ है, कब आएगा। घंटे पर घंटा गुजर रहा था मगर शोहर का कुछ अता पता ना था। जाने कहाँ था। रात के 2 बज गए और शोहर 2 बजे के बाद जाकर कमरे में आया तो मेरा मूड सब खराब हो चुका था। इतने इंतजार के बाद उसका आना हुआ था। मैं ऐसी ही थी, जो मेरे दिल में होता वही मेरे चेहरे पर नजर आ जाता। शोहर आया तो मैंने उससे मुंह फेर लिया। उसका देर से आना मुझे बिल्कुल पसंद ना आया था। शादी की जब पहली रात शायद कोई लड़की इस तरह यह हरकत करती हो, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर थी, इसलिए अपनी नाराजगी का इजहार कर बैठी थी। मेरे शोहर ने आकर मेरी शक्ल देखी तो वो समझ गया कि मैं उससे नाराज हूँ। कहने लगा, मेरा काम ऐसा ही है कि दिन तो दिन रात को भी काम करना पड़ता है, इसलिए तुम बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हें मेरे साथ इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। देरी वगैरह हो जाया करेगी और ये बात मामूल में रहेगी। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा भी कौन सा काम करते हैं जो आप दिन रात लगे रहते हैं। शादी की पहली रात भी इस काम में लगे रहे। ये सवाल मैंने शादी से पहले कई दफा अपनी अम्मा से भी किया था, लेकिन अम्मा ने कहा था बस लड़के का अपना फॉर्म है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मुझे लगा कुछ जानवर पाले हुए होंगे, उन्हीं की देखभाल करते होंगे। लेकिन अब जब मेरे शोहर ने कहा कि उसे रात को भी काम पर जाना पड़ता है तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने पूछा कि फार्म पर रात को आपका क्या काम है? जानवर तो सो जाते होंगे, तब कौन सा काम करना होता है? वहां रुके मेरा शोहर हंसकर कहने लगा कि हाँ, जानवर तो सो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त हम जानवरों की सप्लाई करते हैं। सप्लाई का काम तकरीबन सारी रात के वक्त ही निपटाना पड़ता है। बस इसलिए कुछ काम देखना पड़ता है और काम तो काम होता है, हर हाल में करना होता है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, काम काम और बस काम ही होता है। शोहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। महंगाई का दौर था और उस वक्त तो नौकरी और काम इंसान के लिए ज्यादा जरूरी हो चुका है। मेरे अब्बा भी अपनी नौकरी पे यही कहकर कोई छुट्टी नहीं करते थे कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। मेरे शोहर भी अपनी जगह ठीक ही कह रहे थे। खैर, शादी की रात मेरे शोहर ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह गुजारी, मोहब्बत भरी बातें भी की और मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाया। मगर मेरी नाराजगी दूर हो गई। मैं खुश थी कि बैठी बिठाई मुझे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। मेरे शोहर में कोई कमी नहीं थी, अच्छा भला था, घर बार भी काफी बड़ा था, हर तरफ से खुशहाली थी। शादी के अगले दिन रस्म के मुताबिक वापस अपने घर गई तो मेरी लाई हुई थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए क्या लड़का चुनकर लाई है? क्या ही कहने हैं, हम तो शादी से पहले ही पूछते रह गए लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। तुम्हारी माँ ने मुंह ना खोला। वो तो शादी के दिन हमें पता चला कि तुम्हारा शोहर क्या काम करता है। तुम्हारी माँ ने तो बताना भी गवारा ना किया। खाला की बात सुनकर मैं हैरान हुई और कहा, ऐसे भी क्या बात है? मेरे शोहर का अपना फार्म है, पैसे वाले हैं, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अम्मा ने आपको ये बात पहले बता दी थी, छिपाने वाली तो कोई बात नहीं है जो आप इस तरह कह रही हैं। मेरी बात सुनकर खाला का कहका बुलंद हुआ और कहने लगी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे शोहर का किस चीज का फार्म है? बताया नहीं उसने? तो मैं खाला की बात सुनकर चौंकी और मैंने कहा, खाला, फार्म जानवरों का ही होता है, गायें वगैरह ही पाली होंगी और क्या हो सकता है। अच्छा काम है, अपना कारोबार है, घर बड़ा है, खाते पीते लोग हैं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। ये भी एक अच्छा कारोबार ही है, मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आती। खाला कहने लगी, चलो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम बोलने वाले कौन होते हैं? वरना तुम्हारी माँ ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी है, उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा दामाद भी भला कोई तलाश करता है क्या? ऐसा दामाद तो आज तक हमारे खानदान में ना आया और ना ही आ सकता है। कम से कम इंसान जात पात और लड़के का काम तो देखता ही है। तुम्हारी माँ ने तो बस आंखें बंद करके तुम्हें रुखसत कर दिया, ना खानदान का सोचा और ना ही तुम्हारी अपनी इज्जत का। ये कहकर खाला चली गई तो मैंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा मुझसे नजरें चुराती कामों में मसरूफ हो गई और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गई कि कोई बात तो ऐसी है जिसका मुझे इल्म नहीं। इस सब में मेरी इज्जत की बात कैसे आ गई? मैं अम्मा के पीछे बावर्ची खाने में पहुंची और अम्मा से कहा, ये खाला क्या कह रही थी? सलमान का किस चीज का फार्म है जो खाला की नाक कट गई है और बात मेरी इज्जत पर आ गई है? इतने अच्छे तो लोग हैं, पता नहीं खाला को हर बात में क्या परेशानी लग जाती है। हर चीज में कीड़े निकालने होते हैं। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है तब से तो खाला की जुबान को ताला भी नहीं लग रहा था। मुझे खाला पर बहुत गुस्सा था कि उन्होंने ऐसी बात की क्यों और अपने शोहर सलमान के काम
को जानने का तजस्सुस भी हो गया था। क्या मुझसे कुछ छुपाया है अम्मा ने? मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, खाला की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी खाला इतनी ही तुम्हारी सगी होती तो अपने बेटे का रिश्ता ले आती। इस वक्त तुम्हारी खाला को ना ही हमारा खानदान याद आया था और ना ही हमारा एहसास था। अब जब तुम अच्छे लोगों में चली गई हो तो उन्हें बस बातें बनाने के लिए मौका मिल गया है। बस हसद के मारे ऐसी बातें बना रही हैं। तुम खाला की बातों को ज्यादा मत सोचो और अपने शोहर के घर में एक अच्छी जिंदगी गुजारो। लोगों की बातों पर कान न धरो। अम्मा ने घुमा फिरा कर मेरी बात का जवाब दिया और मैं फिर भी उनकी बातों में आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, सब मेरा ख्याल रख रहे थे। सलमान ने भी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि खाला को मुझसे हसद हो गया होगा। वो तो समझती थी कि हम सारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजार देंगे, ना कभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा और ना ही कभी हमारे हालात बदलेंगे। वो तो यही उम्मीद लिए बैठी थी। अब जबकि मेरी शादी धूमधाम से सलमान के साथ हुई तो शायद ये बात उन्हें हजम ना हुई और बातें बनाना शुरू कर दी। किसी तरह तो उन्हें अंदर के बोझ को निकालना ही था। हमारी शादी को 20 दिन हो गए थे। इन 20 दिनों में मैंने देखा था कि मेरे शोहर सलमान अपने काम को लेकर बहुत मेहनत करते थे। सुबह होते ही घर से निकल जाते और अक्सर रातों को भी घर से बाहर होते थे। अपने काम से बहुत हद तक मानूस थे। मेरे पूछने पर कहते कि फार्म का काम ऐसा ही है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जरा सी गलती से सारे जानवर को नुकसान पहुंच सकता है और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही बहुत एहतियात से चलते हैं ताकि बाद में नुकसान से बचा जा सके। और फिर एक दिन मेरे शोहर कहने लगे, मुझे हैदराबाद जाना है। मैंने हैरत से कहा, हैदराबाद वहाँ कौन है? वो कहने लगे, बस फार्म के सिलसिले में जाना है, वहाँ कुछ माल सप्लाई करना है। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो कहने लगे, तुम्हारा क्या काम है? मैं वहाँ अपने काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, बस वहाँ अच्छे दाम लग रहे हैं, बस जाकर अपना माल फरोख्त करना है और वापसी करनी है। ये सुनकर मैं एक दफा फिर अपना मुंह बना चुकी थी और नाराज होकर बैठ गई। मुझे उनकी ये बात सख्त लगी थी। ले जाते साथ तो क्या हो जाता था। सलमान कहने लगे, नाइला, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ये मेरा काम है, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। हैदराबाद से वापस तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, तब हम सिर्फ घूमने जाएंगे। ये तो कारोबारी सफर है। लेकिन मैं ना मानी और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास को भी ये बात पता चली तो कमरे में आ गई, मुझे समझाने लगी कि नाइला, काम के मामले में ऐसा करोगी तो नुकसान उठाओगी। मेरे बेटे के काम से ही ये घर चलता है, इसमें कोई खलल नहीं डालो तो ही बेहतर है। मैंने अपनी सास से कहा, माँ, मैं कौन सा काम में खलल डाल रही हूँ, बस साथ चलने की ही तो बात कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? पूरा एक दिन मैंने मुंह बनाकर ही गुजारा। मेरी आदत ही थी कि सीधी बात पर अटक जाती तो पीछे ना हटती। जो मेरे मुंह से निकल जाता उसे पूरा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर भी उतर आती और अभी भी मैंने यही किया था। शादी के बाद भी मेरी आदतें नहीं बदली थी। सलमान के निकलने का वक्त हुआ तो वो परेशान हो गए, कहने लगे, नाइला, कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खाने से क्या नाराजगी है? मैंने मुंह फेरा तो वो मेरे पास आके बैठकर कहने लगे, देखो, मैं वहाँ तुम्हें वक्त नहीं दे सकूंगा, मुझे वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। तुम होटल में क्या करोगी? मैंने कहा, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन साथ जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। साथ ही जाऊंगी। बिल आखिर वो मान गए और मुझे लेकर निकल पड़े। हमारे आगे मवेशियों का ट्रक था और पीछे हमारी गाड़ी। लेकिन जब मेरी नजर गाड़ी से ट्रक में पड़ी तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने हैरत से कहा, सलमान, ये क्या है? आपने तो कहा था कि आप अपने माल लेकर दूसरे शहर जा रहे हैं। सलमान कहने लगे, हाँ, तो मैंने गलत क्या कहा था? ऐसा ही है। मेरी आंखें हैरत से फट गई। मैंने चीखते हुए कहा, ये कैसा मजाक है? क्या ये फॉर्म है? ये तो गधे हैं, इनका क्या काम है? सलमान कहने लगे, हाँ, मेरे फॉर्म में गधे होते हैं, मैं गधों का ही ख्याल रखता हूँ और उन्हीं की सप्लाई करता हूँ। सलमान की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने कहा, सलमान, गधा कोई खास चीज तो नहीं है जो उसे इस तरह सप्लाई करना पड़े, उनका ख्याल रखना पड़े। खुलेआम शहर में कितने नजर आते हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसे और कहने लगे, वो पुरानी बात थी, अब तो गधा भी बहुत खास हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा, हैदराबाद में तो बड़े पैमाने पर इनकी खरीदो फरोख्त शुरू की जा चुकी है। ये तो चाइना तक भेजे जा रहे हैं, दूर दूर के ममालिक में भी। क्या तुम्हें इल्म नहीं है? उनकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई और मुझे समझ आ गया कि खाला का क्या कहना था, वो क्या कहना चाह रही थी। मेरा शोहर गधों की अफजाइश कर रहा था और बात वाकई मेरी इज्जत पर आ गई थी। मुझे ये सोचकर ही शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर मेरी सहेलियों को पता चला कि मेरा शोहर क्या काम करता है। मेरा सर तो ये सारी बात सोचकर ही शर्म से झुक गया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि शादी में आधे लोग मुंह छुपा छुपा कर क्यों हंस रहे थे और कुछ लोगों ने आकर मुझसे ये तक पूछा था कि तुम्हारा शोहर क्या
करता है। उस वक्त मैंने लाइल्मी का हिस्सा हार कर दिया था। जाहिर सी बात है मुझे तो इस सब बात का इल्म ही ना था, मगर अब जब पता चला तो मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शोहर को भी सारे जानवर छोड़कर फार्मिंग का काम करने का शौक ही उठा था। क्या ही अजीब कारोबार थे इनका। ये भला गधे किस काम के आने थे? यही बात मैंने जब उनसे पूछी तो वो कहने लगे मुझे नहीं मालूम कि किस काम आते हैं और किस काम नहीं आते, बस मुझसे बहुत महंगे दामों में खरीदे जाते हैं, इसलिए मैं उनको फार्म में पालना शुरू कर चुका हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाती है उनको सप्लाई करने से। मैंने हैरत से पूछा सलमान कौन बेवकूफ गधे खरीदता है? तो वो हंसकर कहने लगे मुझसे तो हैदराबाद के हकीम खरीदते हैं, उन्हीं को देने जा रहा हूँ, बड़े अच्छे दाम मिलते हैं, एक एक गधा लाख लाख में फरोख्त होता है, जबकि उनको पालना पोसना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है। और बस उनकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। कभी लगता कि वो झूठ कह रहे हैं तो कभी लगता वो सच कह रहे हैं, लेकिन ये कैसा सच था? हकीमों को गधों से क्या वास्ता था? ये बात तो मैं कभी भी सुन नहीं सकती थी कि गधों की भी खरीदो फरोख्त होती है। मुझे तो गधे की आवाज से ही चिढ़ थी। खैर हम हैदराबाद पहुंच गए। मुझे सलमान ने होटल में छोड़ा और खुद हकीमों के पास चले गए। शाम के वक्त वो वापस लौटे, तब तक मैं बहुत बेजार हो चुकी थी। वो कहने लगे काम में वक्त तो लगता है, चलो मैं तुम्हें शहर घुमा लाऊं। हम दोनों शहर घूमने के लिए निकल गए। हैदराबाद में कुछ खास जगह तो हमें पता नहीं थी, बस हम ऐसे ही जो कुछ नजर आता खरीद लेते थे। मैंने सलमान से वापसी का पूछा तो वो कहने लगे कि हकीमों ने 2 दिन के बाद पेमेंट का कहा है, अभी हम 2 दिन यही रहेंगे, 2 दिन बाद पेमेंट लेकर वापस चले जाएंगे, इसलिए हमें घूमने के लिए 2 दिन मिल गए हैं। तुम भी खुश हो जाओ, वक्त मिल गया है यहाँ रुकने का। मैंने कहा देखें अच्छा हुआ मैं साथ आ गई, आपके बगैर मैं इतने दिन कैसे रहती। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे और दूसरे दिन जब सलमान पेमेंट लेने के लिए निकले तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, वहीं से ही घर चलेंगे। मैं बहुत थक चुकी थी और वापस घर जाना चाहती थी। सलमान को भी मेरी बात मुनासिब लगी तो वो भी मुझे साथ लेकर निकल गए। हम हकीमों के दवाखाने पहुंचे तो वहाँ काफी रश था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि सब मर्द थे, कोई खातून मुझे वहाँ नजर न आई। हालांकि अमूमन मर्दों की निस्बत औरतें ऐसी जगहों पर नजर आती हैं और मर्द वहाँ ऐसे लाइन लगाए हुए थे जैसे कुछ मुफ्त मिल रहा हो। सलमान तो सीधे चले गए, मुझसे रहा न गया तो मैं भी उनके पीछे पीछे गाड़ी से उतरकर चल पड़ी। सलमान हकीम के पास बैठे थे, मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे तुम क्यों आई हो? गाड़ी में बैठ जाओ, जाकर बस मैं आ रहा हूँ, इंतजार करो जाके। लेकिन हकीम ने मुझे देख लिया था। उसने जल्दी से कुर्सी आगे की और अपने पास काम करने वाले लड़के से कहा भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। फिर सलमान से कहने लगा इतनी दूर से तुम पहली दफा भाभी के साथ यहाँ आए हो, हमें बताते तो सही, हम कोई दावत ही कर देते। ये सुनकर सलमान शर्मिंदा हो गया और कहने लगे मैं तो काम के सिलसिले में यहाँ आया था, बस ऐसे ही मेरी बीवी साथ आ गई। हकीम साहब ने मरीजों को कुछ देर के लिए बाहर ही रोक दिया था। मैंने हैरत से हकीम साहब से पूछा कि आप सिर्फ मर्दों का इलाज करते हैं, यहाँ कोई औरत नजर नहीं आ रही। हकीम साहब कहने लगे मर्दों के इलाज में ही मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है और फिर जो दवा मैं बनाता हूँ वो खासकर मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं, इसलिए औरतों का यहाँ कोई काम नहीं, वो यहाँ का रुख नहीं करती। अलबत्ता इक्का दुक्का जो आ जाती है मैं उन्हें दवा दे देता हूँ। अभी मैं और हकीम साहब बात ही कर रहे थे कि सलमान का फोन बजने लगा। शायद दूसरे हकीम का था। वो फोन उठाकर बाहर निकल गए और मुझे बैठने का इशारा कर दिया। मैं भी कोल्ड ड्रिंक पकड़ कर बैठी थी। सलमान के जाते ही मुझे मौका मिल गया और मैंने हकीम साहब से वो सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल में मचल रहा था। मेरी बात सुनकर हकीम साहब मुस्कुराए और कहने लगे वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन अब तो आप सलमान की बीवी हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। और फिर हकीम साहब ने मुझे कैसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे यकीन ही ना आया। मैंने कहा ये कैसे होता है? अब तक तो दुनिया में गधे खत्म हो चुके होते। मेरी बात पर हकीम साहब ने जोरदार कहकर लगाया। कहने लगे दरअसल ये बात पहले किसी को मालूम नहीं थी और अब जब मालूम हुई है तो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब गधे वाकई खत्म हो जाएंगे। अब खास है तो कल को खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन सारी बात यह है कि जैसे गधों का इस्तेमाल सबको पता है और उससे दवा बनाई जाती है, वही सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकता है। बाकी लोगों के लिए तो ये महज एक आम सा जानवर है, वो इससे कुछ खास फायदा नहीं उठा सकते। हकीम साहब धीरे धीरे मेरी तरफ झुके और कहने लगी बेटी तुम कहो तो सलमान को भी ये दवा दे दूं, तुम लोगों को भी काम आएगी। उनकी बात सुनकर मैं चौंक से गई और पीछे हटते हुए कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हकीम साहब खामोश हो गए और इतने में सलमान वापस आ गए। कुछ देर हम बैठे और पैसे लेकर वापसी के लिए निकल पड़े थे। मैं खामोश सी थी, कोई बात वगैरह नहीं कर रही थी, सिर्फ हकीकत जानने के बाद किसी सोच में गुम हो गई थी। मुझे खामोश देखकर सलमान कहने लगे क्या हुआ है? हकीम साहब से ऐसी क्या बात होगी? तुम्हारी जो बोलती ही बंद हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा बातें करने की आदत थी, मुझसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहा जाता था, इसलिए मेरी खामोशी को सलमान ने बहुत महसूस कर लिया था। मैंने सलमान को बताया कि हकीम साहब गधों का क्या इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर वो कहने लगे हाँ मुझे मालूम है, मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैंने खुद तुम्हें नहीं बताया था। मुझे तुम्हें ये सब बताना मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए नहीं बताया था, लेकिन तुम भी हर बात की बाल की खाल ही
उतारने बैठ जाती हो। खैर हम वापस चले आए थे। अब मुझे सलमान के काम से शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और उन्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। हमारे घर में किसी तरह की तंगी नहीं थी और ना ही सलमान की मोहब्बत में कोई कमी थी। तो फिर मैं भला बिला वजह बात पर झगड़ा कर देती। लोगों को तो काम ही है बातें बनाना होता, वो तो किसी को भी खुश नहीं देख सकते, इसलिए जली कटी सुनाकर बदजन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन हमारी शादी को 1 साल गुजर गया और हमारी औलाद ना हुई। मेरी सास ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बच्चे के लिए किसी डॉक्टर को दिखा लो, बेहतर यही रहेगा, चेकअप करवाओ, पता तो चले आखिर मसला क्या है, औलाद क्यों नहीं हो रही। इधर से रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना होता है तो पहला सवाल भी औलाद के मुतालिक किया जाता और मैं खामोश हो जाया करती थी। मुझे खुद भी औलाद की कमी महसूस हो रही थी। मैंने डॉक्टर के पास का रुख किया। मैं जानती थी कि ये बात मेरे शोहर की मर्दानगी पर एक ज़र्ब की तरह है कि मैं अपना नहीं बल्कि इसका इलाज करवाऊं। इसलिए मैं भी खामोश हो गई। उनको मजबूर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन औलाद की जरूरत किससे नहीं होती। मुझे भी औलाद की बहुत ख्वाहिश हो रही थी। फिर लोगों के मुंह भी तो बंद करने थे। और फिर ऐसा हुआ कि एक दफा फिर मेरे शोहर हैदराबाद हकीम के पास जाने लगे। मैं भी जिद करके उनके साथ गई क्योंकि मुझे उस हकीम से मिलना था जिसने मुझे खुद ही ऑफर की थी। आज मेरे शोहर के लिए मुझे उसकी दवा की जरूरत पड़ गई थी। सिर्फ यही एक हल बचा था मेरे पास, लेकिन बात ये मैं सलमान को नहीं बताना चाहती थी। शायद वो ये बात हकीम साहब या किसी और के सामने करना नहीं चाहते थे। इसलिए जब सलमान इस दफा भी पैसे लेने के लिए गए तो मैं उनके साथ पहुंच गई। हकीम तो मुझे देखते ही पहचान गया था। उसने बड़ी इज्जत से मुझे बिठाया, हाल हवाल दरियाफ्त की और बातों बातों में लग गया। मुझे इंतजार था कि कब मेरा शोहर यहाँ से वहां होता और मैं हकीम से दवा की बात करती। शोहर के सामने तो बात करना मुश्किल सा था। दरअसल वो हकीम ऐसे मर्दों के लिए दवा बनाता था जो किसी न किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार होते हैं और इस कमी की वजह से बाप नहीं बन सकते थे। मेरे शोहर को मर्दाना बीमारी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स की कमी थी जिसकी वजह से उनके स्पर्म्स की ताकत में काफी कमी आ गई थी और इसे दूर करने के लिए उन्हें दवा की जरूरत थी। लेकिन उनकी मर्दानगी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि वो मेरे साथ किसी लेडी डॉक्टर के पास जाते और लोगों को ये बात पता चलती। जाहिर है ये बात इतनी जाहिर करने वाली थी ही नहीं। काफी देर हो गई थी। सलमान ने पैसे भी ले लिए थे, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं मिला था कि मैं हकीम साहब से बात करती और दवा लेती। मैंने बड़ी मुश्किल से हकीम साहब को इशारे में समझाया कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने खुद सलमान से कहा कि तुमने जो माल भिजवाया है इसमें से कुछ मसला लग रहा है, तुम जाकर चेक कर लो। शायद एक दो गधे बीमार है, कहीं उनकी वजह से दूसरे गधे भी बीमार ना हो जाए। तसल्ली कर लो जाकर एक बार, ताकि बाद में मसला ना बने। ये सुनते ही सलमान फौरन घबरा उठे और कहने लगे, ये तो बड़े मसले वाली बात हो जाएगी, मैं पहले ही देख कर आता हूँ। वो अपने कारोबार को लेकर मोहतात ही थे। फौरन से उठकर सारा ध्यान सप्लाई के काम को चेक करने पर लगा दिया। उनके जाते ही मैंने हकीम साहब से कहा, मुझे दवा की जरूरत है, लेकिन अपने भाई के लिए। जो भी मेरे शोहर का मसला था मैंने हकीम साहब को बताया, लेकिन अपने भाई के नाम पर, ताकि मेरे शोहर की इज्जत में फर्क न आए और उनसे दवाई इलाज में मुमकिन हो जाए। हकीम साहब ने हंसते हुए एक दवा का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे, ये दवा 20,000 रुपए की है। वैसे तो मैं ये 30 में फरोख्त करता हूँ, लेकिन तुम सलमान की बीवी हो इसलिए मैं तुम्हें ये दवा सस्ते में दे दूंगा, तुमसे कोई मुनाफा नहीं लूंगा। 20,000 का सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी से दवा के इतने ज्यादा पैसे? मैंने कहा, इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, जब तुम दोबारा होगी तब ले आना। मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैसे चुका दोगी और फिर अच्छा होगा कि तुम्हारे भाई को भी जब इस दवा से फर्क पड़ जाएगा और वो बाप बन जाएगा तब तुम मुझे पैसे लाकर दे देना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इस दवा में कितनी ताकत है। पैसों की फिक्र छोड़ दो, बाद में दे देना, इसकी परेशानी मत लो। हकीम साहब की बात सुनकर मैं खुश हो गई और खामोशी से दवा लेकर वापस अपने शहर चली आई। वो छोटे छोटे से कैप्सूल थे। मुझे वो सलमान को हर रात दूध के साथ एक कैप्सूल खिलाना था। मैंने ये कहकर सलमान को कैप्सूल खिलाने शुरू कर दिए कि ये ताकत के कैप्सूल हैं और मैं डॉक्टर से लिखवा कर लाई हूँ। उन्होंने कोई इतराज ना किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। कैप्सूल खाते हुए दूसरा ही महीना था कि मैं हामला हो गई। ये सुनते ही सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई बहुत खुश था। मेरी सास भी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरी माँ की खुशी देखने लायक थी। वो कहने लगी, मेरी बेटी तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुझे इतना अच्छा शोहर और ससुराल मिला है। अब तू माँ बन जाएगी तो इस घर में तेरे कदम और मजबूत हो जाएंगे। तो राज करेगी सारी जिंदगी। यहाँ पर देखते ही देखते 9 महीने गुजर गए और मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मैं दिल ही दिल में हकीम साहब की शुक्रगुजार थी जिन्हें अब तक मैंने पैसे अदा भी नहीं किए थे। मैं अपनी गोद में औलाद भी लिए बैठी थी। कुछ वक्त गुजरा और मेरे शोहर फिर हैदराबाद जाने लगे, तो इस दफा मैं भी उनके साथ चल पड़ी और 20,000 रुपए भी रख लिए। इतने पैसे मेरे पास आराम से होते थे क्योंकि मेरे शोहर मुझे रोजाना का खर्चा दिया करते थे। मैं इन्हीं पैसों में से रकम बचा लिया करती थी। अब की बार बच्चे का सुनकर हकीम साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था।
मैं उनके पास गई और खामोशी से उनके पैसे उनके हवाले किए। काफी देर में उनसे बातें करती और पूछा कि आप इन गधों से किस तरह दवाई तैयार करते हैं जितनी बड़ी परेशानी खत्म हो जाती है, वरना डॉक्टर्स 1000 तरह के टेस्ट करवाते हैं, कई तरह की दवाइयां देते हैं, तब जाकर फाका होता है। हकीम साहब ने बताया कि गधे की खाल में बहुत अहम किस्म का प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन इतना ताकतवर होता है कि बहुत सी ऐसी इंसानी बीमारियों को खत्म कर देता है। मेरे पास कोई भी मरीज आए तो मैं ये कैप्सूल उसे जरूर देता हूँ। इस कैप्सूल को बनाने के लिए काफी लागत आती है और फिर गधे भी खरीदने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। गधे की खाल से मिलने वाला ये प्रोटीन ऐसी बीमारी को खत्म करता है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो वो गधों को घर में पालना शुरू कर दे। इससे न सिर्फ मर्दाना कमजोरी का खात्मा होता है बल्कि जिल्द और खाल की भी बहुत सी बीमारियां फौरन खत्म हो जाती हैं। इंसान अपनी उम्र से ज्यादा जवान हो जाता है और उसके अंदर ताकत भी आ जाती है। बिल्कुल इस तरह गधी का दूध पिलाने से सांस की नाली खुलती है और सांस के मरीजों को बहुत आसानी होती है। लेकिन हम पाकिस्तान ऐसे सारे देसी टोटके और देसी काम छोड़कर अंग्रेजों की दवाइयों को अपना लिया है, जबकि अंग्रेज अब हमारे देसी टोटकों का इस्तेमाल करते हैं। चाइना खुद पाकिस्तान से गधों को खरीद कर उनके जरिए अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, जिसमें वो न सिर्फ गधों की खाल से प्रोटीन हासिल करके दवाइयां तैयार करता है बल्कि कॉस्मेटिक भी बनाता है और गधे के गोश्त से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है। और गधी के दूध से भी सांस के मरीजों का वहाँ बहुत मौसर तौर पर इलाज किया जाता है। लेकिन हम अपने मुल्क में गधे जैसे जानवर के इतने ज्यादा मिकदार में होने के बावजूद भी उसके फायदों से महरूम है। हकीम साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वाकई अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया था। जहाँ गधा सवारी के काम आता था वहीं उसके जिस्म के अंदर इतनी खूबी और अफादियत मौजूद थी कि अगर इंसान को पता चल जाए तो वाकई इसका इस्तेमाल शुरू कर दे। काफी देर हकीम साहब के साथ गुजार कर जब मैं वापस लौटी तो मेरा दिल मुतमईन था। मेरा शोहर एक अच्छा काम कर रहा था। पहले मुझे उसके इस काम पर शर्मिंदगी होती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल था कि इसके इस काम की वजह से बहुत से बीमार लोगों को शफा भी मिल रही थी। आज मेरा बेटा मेरी गोद में है, मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शोहर अभी गधे का फार्म चला रहा है, वही हमारी कमाई का जरिया है और मुझे अब अपने शोहर के काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है बल्कि खुशी होती है कि काम तो खिदमत खल्क है, जैसा है बहुत से लोगों की जिंदगियां में खुशियां लाने का सबब बन रहा है।